गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण प्रतिमान टीचिंग टीचिंग मॉडल्स। तो शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं? तो अंग्रेजी में शिक्षण प्रतिमान को मॉडल कहते हैं और हिंदी में इसको प्रतिमान कहा जाता है। तो देखा जाए तो जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो किसी शिक्षण आव्यूह यानी आव्यूह का अर्थ होता है यहाँ पर आव्यूह यानी योजना या प्रारूप। तो ये शिक्षण प्रतिमान है। तो यहाँ ये शिक्षण जो आव्यूह है, आव्यूह का अर्थ होता है योजना या प्रारूप तैयार करना। तो जब हम किसी कार्य की योजना तैयार करते हैं या प्रारूप तैयार करते हैं तो हम उसे प्रतिमान का रूप दे देते हैं। तो ऐसे ही जो शिक्षण आव्यूह है उसका प्रमुख कार्य होता है कि शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना, यानी कि क्लास में किस प्रकार से पढ़ाने का शिक्षण का वातावरण परिस्थितियों को उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे शिक्षक क्या करता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। किसके आधार पर? शिक्षण आव्यूह के आधार पर। अथवा जो इस शिक्षण का जो प्रतिमान होता है वो शिक्षण आव्यूह है, जो शिक्षण योजना है उसका ही प्रतिरूप होता है, जिसके आधार पर शिक्षक क्या करता है क्लास में जाकर के और पाठ्यक्रम की जो क्रियाएं हैं, जो विषय वस्तु से संबंधित जो कार्य और व्यवहार है उसको संपादित करता है। तो शिक्षण प्रारूप को शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है तथा शिक्षण में शिक्षण सिद्धांत के लिए जो ये प्रारूप है, शिक्षण प्रतिमान है, वो किसका कार्य करता है? परिकल्पना का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? परिकल्पना। तो ये शिक्षण प्रतिमान है, वो किसका कार्य करता है? परिकल्पना का कार्य करता है। जब क्लास में टीचर पढ़ाने जाता है तो पढ़ाने से पहले वो उसको परिकल्पना यानी उसके बारे में पूर्व चिंतन करता है। तो पूर्व चिंतन करने के बाद ही इस प्रतिमान को प्रारूप दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है। तो ये जो शिक्षण प्रारूप है ये शिक्षण सिद्धांत की पूर्व अवस्था होती है, यानी कि पहले शिक्षण सिद्धांत होते हैं और फिर उसके आधार पर शिक्षण प्रतिमान का नाम दिया जाता है। यानी कि जो शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षण सिद्धांतों पर ही आधारित होते हैं। तो जो ये शिक्षण प्रतिमानों का जो विकास है वो आदिकाल से हुआ, यानी पहले भी शिक्षण प्रतिमान थे तो पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन उनमें जो शिक्षण प्रतिमान है उन शिक्षण प्रतिमानों में जो शिक्षा के उद्देश्य है वो शिक्षण प्रणाली यानी कि शिक्षा दर्शन, शासन प्रणाली और मनोविज्ञान, इन तीनों से ही प्रभावित होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमानों को शिक्षा दर्शन, शासन प्रणाली और सामाजिक मूल्य, ये तीनों चीज़ें प्रभावित करती है। तो इन मूल्यों का प्रणाली के जो उद्देश्य है यानी जो शिक्षा प्रणाली है उसके जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य शिक्षण यानी कि शिक्षण से संबंधित होते हैं और शिक्षण का संबंध मनोविज्ञान से होता है। तो मनोविज्ञान का जो घनिष्ठ संबंध है वो प्रतिमानों से होता है, यानी प्रतिमान के आधार पर ही मनोविज्ञान के जो मूल्य है, जो उद्देश्य हैं शिक्षण के, उनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। तो ये शिक्षण के जो सिद्धांत है, तो ये शिक्षण सिद्धांत पूर्व में आए थे और प्रतिमान बाद में आया था। तो जो बाद की प्रक्रिया है प्रतिमान की, उस प्रतिमान के आधार पर ही आज इसमें शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो पहले क्या था, आदिकाल में जो शिक्षण की प्रक्रिया थी वो केवल अधिगम पर आधारित थी, यानी अधिगम के सिद्धांत पर ही आधारित थी। तो विद्वानों ने अनेक शोध किए, अनेक इसमें रिसर्च हुए। तो उन रिसर्च के आधार पर, शोध के आधार पर ये पता लगाया गया कि जो शिक्षण सिद्धांत है उन शिक्षण सिद्धांतों में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो जो मनोवैज्ञानिक है उन मनोवैज्ञानिक ने अनेक युक्तियों, विधियों, प्रविधियों, तकनीकी, इनके द्वारा उनको सुलझाने का प्रयास किया।
लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो इसी रूप में एक बढ़ते हुए क्रम में शिक्षण प्रतिमानों को इसमें स्थान दिया गया। तो तब से ही शिक्षण प्रतिमानों का विकास चला आ रहा है। तो ये जो शिक्षण सिद्धांत है वो शिक्षण प्रारूप है वो शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? जैसे कि मान लो ये शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत, ये शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत ये किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत पर। शिक्षण सिद्धांत इस पर कौन आधारित है? शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान। अब शिक्षण प्रतिमान पर कौन आधारित है? शिक्षण सिद्धांत पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है। और जो ये शिक्षण सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? शिक्षण अभिगम पर। किस पर आधारित है? शिक्षण अधिगम पर, शिक्षण अधिगम पर। अब ये शिक्षण अधिगम किस पर आधारित है? शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, अधिगम। ये शिक्षण अधिगम है वो शिक्षण पर आधारित है। किस पर? शिक्षण पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि जो शिक्षण सिद्धांत है वो शिक्षण प्रतिमान पर आधारित है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और शिक्षण सिद्धांत शिक्षण अधिगम पर आधारित है, और शिक्षण अधिगम शिक्षण पर आधारित है। तो इन सब के जो मिलाकर के जो प्रारूप किया है वो उसका नाम ही क्या है? शिक्षण प्रतिमान। क्या? शिक्षण प्रतिमान। इसे ही शिक्षण प्रतिमान क्या कहा जाता है। तो ये जो शिक्षण प्रतिमान है, इस शिक्षण प्रतिमान एक तरह से अनुदेशन की रूपरेखा है। यानी क्लास में जब टीचर पढ़ाने जाता है तो पढ़ाने से पहले जो अनुदेशन यानी जो सूचनाएं छात्रों को प्रदान करता है, तो उन सूचनाओं को प्रदान करने से पूर्व जो योजना बनाई जाती है उसे ही अनुदेशन का प्रारूप कहते हैं। और वो अनुदेशन का जो प्रारूप है वही क्या कहलाता है? शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो उसे ही शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो शिक्षण सिद्धांत है तो जो शिक्षण सिद्धांत है उस शिक्षण सिद्धांत में यानी कि इसमें जो शिक्षण सिद्धांत है उन शिक्षण सिद्धांतों में केवल जो चर है, यहाँ चर कौन है? शिक्षक और छात्र। कौन है? शिक्षक और छात्र। और तीसरा है मध्य का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। अब इन तीनों में आपस में क्या संबंध है? क्या रिलेशन है? इस संबंध की व्याख्या कौन करता है? शिक्षण सिद्धांत। कौन करता है? शिक्षण सिद्धांत इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन जो शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण प्रतिमान, तो इस शिक्षण प्रतिमान में इनकी जो व्याख्या है, व्याख्या के साथ साथ इनके उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, यानी इनके प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है कि इनके द्वारा जो व्याख्या की गई है उसका व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो यहाँ इसका किस पे ध्यान दिया गया है? प्रयोग पर, प्रयोग या उपयोग, उपयोग पर इसमें ध्यान दिया गया है। तो शिक्षण जो सिद्धांत होते हैं उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के जो आपसी संबंध है उस संबंधों की व्याख्या की गई है। क्या की गई है? व्याख्या। और जो शिक्षण प्रतिमान है उसमें व्याख्या के साथ साथ उसमें उसके प्रयोग और उपयोग पर भी ध्यान दिया गया है। तो ये जो शिक्षण सिद्धांत है, इन शिक्षण सिद्धांतों में इसकी व्याख्या इसके अंतर्गत की गई है। तो ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है, कौन सा? अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन में जो शिक्षण प्रतिमान है उसका प्रयोग पूर्णतः किया गया है। यानी अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग देखा जाता है, प्रायोगिक रूप में इसको देखा जाता है, जो कि इसको स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। किसके? स्किनर
स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि स्किनर के अधिगम सिद्धांत के आधार पर ही इसमें अभिक्रमित अनुदेशन को प्रतिमान का रूप दिया गया है और वर्तमान में भी उस पर कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ यह प्रतिमान दिखाई देते हैं। और जो प्रतिमान होते हैं तो इसे ही हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं या मॉडल कहते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? शिक्षण प्रतिमान वह होते हैं जो किसी वस्तु की नकल होती है लेकिन उससे वास्तविकता का आभास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान कहते हैं या शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। जैसे कि ताजमहल है, अब ताजमहल को हम उसकी नकल करके यदि उसको बनाएं, हम उसका मॉडल तैयार करें, तो वो ताजमहल का जो आभास है हमें वास्तविक ताजमहल जैसा ही वो हमें दिखाई देगा, तो उसे हम मॉडल का नाम या उसे हम प्रतिमान के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रतिमान है उसमें 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों के आधार पर इसको बताया गया है। पहला है इसमें गुणों को प्रदर्शित करने वाली आकृति की ओर संकेत करना। दूसरा है इसमें, वो है किसी वस्तु की त्रिआयामी आकृति। और इसमें तीसरा है, वो है किसी कार्य की व्यवहारिक रूपरेखा। तो यानी कि जो शिक्षण प्रतिमान है उसका 3 तरह से अर्थ को बताया गया है। पहला है गुणों को प्रदर्शित करने वाली आकृति की ओर संकेत करना। अब गुणों को प्रदर्शित करने वाली, जैसे कि किसी मॉडल, जैसे कि महात्मा गांधी है, उसको हम आदर्श मान लेते हैं और उसके अनुसार उसके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो फिर दूसरे सामने वाले ये कहेगा कि ये साक्षात कैसा लग रहा है कि महात्मा गांधी जैसे लग रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि माँ जैसी बेटी या फिर सीता जैसे गुणों वाली, तो यहाँ किसी के आदर्श पुरुष के जो गुण हैं उसके अंदर यदि दिखाई देते हैं उस व्यक्ति के अंतर्गत, तो उसे हम उसकी और संकेत करते हुए बताते हैं कि ये वास्तव में उसी प्रकार की लग रही है, ये उसका वास्तविक रूप है, तो वो मॉडल के रूप में दिखाई देता है। दूसरा है वो किसी वस्तु की त्रिआयामी आकृति, यानी किसी का निर्माण करना। जैसे कि कवि है, लेखक है, वो कविताएं लिखते हैं, या फिर जो इंजीनियर है वो बांध बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो बांध और पुल को बनाने से पूर्व उसकी जो आकृति दिखाई, वो आकृति का निर्माण करते हैं, कच्चा जो चित्र बनाते हैं, जिसे आज के युग में हम कहते हैं, जैसे हम किसी मकान को बनवाते हैं तो मकान बनवाने से पूर्व हम उसका जो मॉडल तैयार करते हैं, उसका जो प्रतिमान कच्चे रूप में तैयार करते हैं और फिर उसको वास्तविक रूप देते हैं, तो वहाँ त्रिआयामी आकृति के रूप में हमें प्रतिमान का आभास होता है, तो उसे भी हम प्रतिमान कहते हैं। तीसरा है किसी कार्य के व्यवहारिक रूपरेखा के रूप में। तो हम जब किसी कार्य को करते हैं तो कार्य करने से पूर्व उसकी जो योजना बनाते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो उसे व्यवहारिक रूप में किसी कार्य की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे भी प्रतिमान कहा जाता है। तो ये शिक्षण प्रतिमान का अर्थ था। अब एक परिभाषा दी है हेमन ने 1976 में दी थी एक परिभाषा, तो वो परिभाषा है किसने दी है? हाइमन ने। हाइमन कब दी? 1976 में। अब इन्होंने शिक्षण प्रतिमान की क्या परिभाषा दी है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की सोचने की वह विधि है जो किसी
वस्तु को, जो किसी वस्तु के अंतर्निहित, किसी वस्तु के अंतर्निहित गुणों को, अंतर्निहित गुणों को आधार प्रदान करती है, गुणों को आधार प्रदान करती है। तो प्रतिमान की जो परिभाषा हेमन ने 1976 में दी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षण के सोचने की वह विधि है, जो यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु के अंतर्गत जो गुण है उन गुणों को क्या करती है, आधार प्रदान करने का कार्य करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रतिमान कहा जाता है। तो प्रतिमान का अर्थ आपको समझ में आया होगा। फिर अगला आगे पढ़ेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।